दोस्तों, आज का प्रीमिक्स हम एक कोट के साथ स्टार्ट करेंगे. द कोट इज बाय ग्वेन शुल्ट्ज. शी इज अ फेमस ग्लेशियोलॉजिस्ट एंड द कोट इज, it is not necessarily the amount of snow that causes ice sheets, but the fact that snow, however little, lasts. Tremendous results produce करने के लिए tremendous efforts की requirement नहीं होती. सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी ये चीज़ उतनी ही वैलिड है. आप कंसिस्टेंटली एफर्ट करते रहिए एंड यू विल डेफिनेटली क्लियर द एग्जाम इफ दोज एफर्ट्स आर डन इन द राइट डायरेक्शन. सो आइए शुरुआत करते हैं प्रीमिक्स के साथ. 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. करंट अफेयर से ये क्वेश्चंस हैं. वीडियो के बाद अपना स्कोर कमेंट्स में लिख दीजिए. कोई डाउट है वो भी आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं. पहला जो क्वेश्चन है एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है, पार्टिकुलेट मैटर से रिलेटेड है. 3 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कौन सी सही है. अनदर डिस्क्लोजर, दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम आवर परिश्रम कोर्स, जिसमें हम सारे सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको देते हैं ऑन अ डेली बेसिस. एंड यू नो दीज क्वेश्चंस आर अ वे फॉर यू टू टेस्ट योर प्रिपरेशन, your content, your revision, and this is priced at 999 rupees. Anyways, the first question is, typically PM1 particles have a larger physical surface area than PM2.5 particles. PM1 particles can carry heavy metals, chemicals and VOCs on their surface. SAFER India does not specifically monitor PM1 among the list of pollutants. तो आपको ये 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी सही है. ओनली 2 स्टेटमेंट्स आउट ऑफ दीज 3 आर करेक्ट. ऑल द 3 आर करेक्ट. नन ऑफ द 3 आर करेक्ट. नाउ सी, we all know that 2 statements are correct. Now which are these 2 statements? The first 2. The third is not correct. Now why is third not correct? Because even PM1 is measured by SAFER. ठीक है, तो SAFER ऐप है या SAFER के जो सेंटर्स हैं वो PM1 को भी मेजर करते हैं. PM1, PM2.5 एंड PM10. सो दैट इज वाई दैट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. अब देखो, जैसे PM1 का मतलब है कि पार्टिकुलेट मैटर है जिसका डायामीटर इज नॉट मोर देन 1 माइक्रॉन्स और 1 माइक्रोमीटर और 1 × 10⁻⁶ मीटर्स द डायामीटर. अब ये पार्टिकल्स जो है इनका सरफेस एरिया इज मोर देन PM2.5, जिनका सरफेस एरिया इज मोर देन PM10. 2.5 का मतलब है कि उस पार्टिकल का साइज 2.5 माइक्रोन से ज़्यादा नहीं है ना. और अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो VOCs, हेवी मेटल्स भी ज़्यादा होंगे. सो दैट मेक्स द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट एंड द थर्ड वन इनकरेक्ट. ऑल्सो हमारे जितने भी प्रीलिम्स के कोर्सेज हैं सब पर 33% ऑफ है. एंड वी ऑल्सो हैव रैपिड रिविजन कोर्स कमिंग अप स्टार्टिंग 11th अप्रैल, जिसमें हम 50 घंटों में सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज करेंगे. एंड दिस इज प्राइस एट 3500 रुपीज़. एंड इस पर आप डिस्काउंट भी ले सकते हैं अगर आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करें तो. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, क्लीन एयर सर्वे. अब इस पे भी 4 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बतानी है कौन सी सही है. पहली, द इनिशिएटिव इज अंडर द पर्व्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू रैंक ऑल द सिटीज इन इंडिया बेस्ड ऑन एयर क्वालिटी. द असेसमेंट प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI. Public awareness constitutes one of the 8 identified sectors for the assessment. अगेन, कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है? पहली स्टेटमेंट सही है, पर्व्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंडर ये आता है. दूसरी स्टेटमेंट गलत है. रैंक करना है हमने सिटीज को, बट 131 नॉन अटेनमेंट सिटीज को रैंक करना है. नॉन अटेनमेंट सिटीज जिन्होंने कंसिस्टेंटली अपने जो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है उनको ब्रीच किया है, मतलब कि पॉल्यूशन वहां पर ज्यादा रही है. So it is limited to 131 non-attainment cities only and not all the cities. 131 non-attainment cities जहां पे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम चल रहा है. नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कहता है कि 40% PM10 और 2.5 का लेवल हमें कम करना है बाय 2026 ऑफ 2017 लेवल्स.
क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया नहीं करता ये सर्वेक्षण, कौन करता है? सेल्फ असेसमेंट। सिटीज खुद बताती हैं सेल्फ असेसमेंट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस, and then they are approved by the third party approvals also, but majorly self assessment. और cities कैसे सर्वे करती है खुद को? ऐसा नहीं देखना होता है कि पोल्यूशन कम हो गया तो उनका रैंक ऊपर है। पोल्यूशन कम करने के लिए उन्होंने क्या एक्शंस लिए, उसके ऊपर बेस किया जाता है इस सर्वे के रिजल्ट्स को। एंड पब्लिक अवेयरनेस इज वन ऑफ द आइडेंटिफाइड सेक्टर्स। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं, ये और ये सही है, तो आंसर हमारा 2 ओनली हो जाता है। और अगर हम पैरामीटर्स की बात करें तो ये है, इसको लेकर ना आपने क्या क्या एक्शंस लिए, है ना, पब्लिक अवेयरनेस को लेकर आपने क्या क्या एक्शंस लिए कि लोग पोल्यूशन को कम करने के लिए एफर्ट करेंगे। ठीक है, तो मेजरली हमारे पास ये वाले पैरामीटर्स होते हैं कि एक्शंस, राइट। इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड, अगेन आपको सही ऑप्शन चुननी है। आप पॉज करिए, चारों ऑप्शंस पढ़िए एंड मार्क करिए अपना आंसर। अगर मैं आंसर मार्क करूं तो इसमें जो आंसर है वो है सी। अब इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड में सिंपल है कि जिनका इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड ब्रॉड होगा वही वाइडर रेंज ऑफ हैबिटेट्स में मिलेंगे। अब इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड का मतलब है कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस वेरी होते रहते हैं, आप कितना अडेप्ट कर पाते हैं उनके साथ, चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस के साथ। अगर आप ज्यादा अडेप्ट कर पाते हैं, आपका इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड ज्यादा है, ऑब्वियसली आप ब्रॉडर हैबिटेट्स में मिलेंगे, ब्रॉडर रेंज ऑफ हैबिटेट्स में मिलेंगे। सो वाइडर इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड्स मतलब यू कैन बी फाउंड इन ब्रॉडर हैबिटेट्स, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, और जितना किसी का इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड वाइड, ठीक है, उतनी ज्यादा वो जनरलिस्ट स्पीशीज यानी कि नॉट स्पेशलिस्ट स्पीशीज। ठीक है, और जितना ज्यादा चेंज होगा इन्वायरमेंटल कंडीशंस में, ब्रॉडर इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड वाली स्पीशीज इंपैक्ट होंगी या नैरो वाली? ऑब्वियसली नैरो वाली। तो हमारा ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। और फिक्स्ड नहीं है, ये चेंज होता रहता है। ठीक है, इट इज नॉट फिक्स्ड, तो ये भी गलत हो जाती है। तो कंक्लूजन ये है कि एक जनरलिस्ट स्पीशीज का ब्रॉडर इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड होता है और उसकी वजह से वो ब्रॉडर हैबिटेट्स, ब्रॉडर फूड रेंजेस पे सर्वाइव कर सकती है, compared to a specialist species having narrow ecological amplitude and having narrow choices, right? Then R strategist और K strategist, अब ये में ना types of species हैं। R, खैर पहले क्वेश्चन देख लेते हैं फिर मैं आपको समझाती हूँ। 4 स्टेटमेंट्स हैं। R strategists are adapted to stable environments with abundant resources. K strategists prioritize rapid reproduction with many small offspring. R strategists invest heavily in parental care for their few offspring. Human populations are typically classified as K strategist. अब देखो, आपको इतना तो समझना है कि अगर आर स्ट्रैटेजिस्ट की हम बात करें ना, तो याद करने का तरीका है, आर स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं बहुत रैपिडली रिप्रोड्यूस करते हैं। आर फॉर रिप्रोडक्शन, रैपिडली रिप्रोड्यूस करेंगे, और जिनके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं ना उतनी ही जल्दी मर भी जाते हैं। जैसे आपने इंसेक्ट्स देखे हैं ना, रैपिडली रिप्रोड्यूस करते हैं, लाइफ स्पैन भी छोटा है, एंड देन दे अगेन विल रिप्रोड्यूस इन दैट स्मॉल लाइफ स्पैन एंड अगेन दे विल डाई, है ना। तो जो आर स्ट्रैटेजिस्ट है ना वो नंबर्स पर खेलते हैं। जो के स्ट्रैटेजिस्ट हैं वो जैसे ह्यूमंस आर के स्ट्रैटेजिस्ट, एक आधी प्रोजेनी प्रोड्यूस करेंगे बट पूरी केयर देंगे उनको। तो कुछ स्पीशीज है आर स्ट्रैटेजिस्ट होती हैं, कुछ स्पीशीज के स्ट्रैटेजिस्ट होती हैं। इंसेक्ट्स आर में आते हैं, ह्यूमंस के में आते हैं, याद करने का तरीका है। अब अगर आप ऑप्शंस पर आओ, आर स्ट्रैटेजिस्ट आर अडेप्टेड टू स्टेबल एनवायरमेंट्स विद अबंडेंट रिसोर्सेज, नहीं। अगर ऐसा होगा तो उनके जो प्रोजेनी है, उनके ऑफस्प्रिंग्स है, वो बहुत देर तक सर्वाइव करेंगे, बट ऐसा नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट गलत है। के स्ट्रैटेजिस्ट प्रायोरिटाइज रैपिड रिप्रोडक्शन, नहीं। आर स्ट्रैटेजिस्ट प्रायोरिटाइज रैपिड रिप्रोडक्शन, तो भी आर फॉर रिप्रोडक्शन से आप याद कर सकते हो। के स्ट्रैटेजिस्ट दे इन्वेस्ट हेविली इन पेरेंटल केयर एंड नॉट आर, तो ये तीनों ही गलत हैं। और ह्यूमंस क्या है, के है, तो आंसर क्या है, ओनली 1।
ये बायोडाइवर्सिटी में हम पढ़ते हैं, एंड अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे कोर्सेज में खैर ये इलेबोरेटली कवर्ड है। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं इस पर एक इलेबोरेट वीडियो आपको बनाकर दे दूंगी, ठीक है। देन लास्ट में है हमारे पास कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर और ऑफशोर विंड फार्म्स। स्टेटमेंट्स दो दी गई हैं, अगर आप अगेन आपको बताना है कौन सी सही है। ऑफशोर विंड फार्म्स जनरली हैव हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर्स देन ऑनशोर विंड फार्म्स ड्यू टू स्ट्रॉन्गर एंड मोर कंसिस्टेंट विंड स्पीड्स। ऑफशोर में स्पीड ज़्यादा भी होती है और कंसिस्टेंट भी होती है ना। ऑनशोर में तो ऑब्स्ट्रक्शन बहुत है ना, बिल्डिंग्स हैं और वो सब ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑफशोर में वो नहीं होता, तो ये वाला पार्ट तो सही है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर ऑफशोर का ज़्यादा होता है, ये भी सही है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है कि आप कितनी कैपेसिटी बना रहे हो, जैसे ना हर एक विंड फार्म की एक इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होगी कि लेट्स से ये 10 मेगावाट बनाएगा, मैक्सिमम कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कि 10 मेगावाट ये विंड एनर्जी बनाएगा, बट वो कितनी बनाता है, ठीक है, दैट इज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर, कितनी वो बना रहा है अपॉन टोटल, ठीक है। और ये हमेशा जैसे ना सोलर की अगर हम बात करें तो बैक इन द डे 20% था कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर, 40% था, हमें उसे बढ़ाना है। ऑफशोर का पहले ही ज्यादा होता है अगर हम ऑनशोर से कंपेयर करें, क्योंकि स्टेबल विंड्स है, कंसिस्टेंट विंड्स है, तो ऑब्वियसली इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आपने विंड फार्म लगा दिया, विंड मिल लगा दिया, उसकी कैपेसिटी है 10 मेगावाट, बट अगर विंड ही नहीं है तो वो कैसे बनाएगा। तो कितना आप एक प्लांट को, एक विंड फार्म को बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो कैपेसिटी वाइज, दैट इज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर, कि कितना वो बनाता है, ओवर कितना वो बना सकता है, राइट। ऑफशोर का ज्यादा होता है। और अगर हम बात करें कि ऑफशोर की ना एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी भी बेटर है, सो ऑफशोर आर बेटर, सो द आंसर इज सी। बट ऑफशोर नहीं है। इंडिया ने टारगेट लिया है कि 2030 तक हम 5 गीगावाट ऑफशोर बनाएंगे। दुनिया भर में बहुत ही कम ऑफशोर है, दुनिया भर में। इंडिया में तो चलो नॉन एग्जिस्टेंट है, तमिलनाडु और गुजरात में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ऑफशोर विंड एनर्जी फार्म से, बट क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है, रिस्की है, महंगी टेक्नोलॉजी है, स्किल्ड वर्कर्स चाहिए, रिसर्च चाहिए, बट हमने अभी नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी लॉन्च की है, तो होपफुली आने वाले सालों में 2030 तक हम 5 गीगावाट ऑफशोर विंड एनर्जी बना लेंगे। लैंड की कमी है ना, तो नेचुरल टिल्ट है ऑफशोर की तरफ। पहले क्या था, तमिलनाडु और गुजरात में लैंड बहुत सस्ता था, तो ऑनशोर विंड फार्म्स बने, बहुत ऑनशोर विंड फार्म्स है, सबसे ज्यादा तमिलनाडु और गुजरात में ही है विंड एनर्जी अगर हम इंडिया से कंपेयर करें। बट अब वहाँ पे भी लैंड महंगा हो गया है, और लैंड महंगा हो गया तो कॉस्ट ऑफ विंड एनर्जी तो ऊपर जाएगी ही, तो अब ऑफशोर की तरफ रुझान है, ना केवल इंडिया का, पूरी दुनिया का। तो ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है प्रीलिम्स के लिए, और मेंस के लिए तो और भी ज़्यादा। So these were the 5 questions from today's session, and like I said, these questions are from Parashram, तो अगर आप लेना चाहते हैं आप 999 पे इसको ले सकते हैं। So that was all from my end. Have a great day ahead, और अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, अगर आप पढ़ चुके हैं दिन में तो you can take rest and start afresh tomorrow, but keep on working hard is what I meant by this. And कोई भी डाउट है, स्कोर आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा कमेंट्स में, कोई भी डाउट है वो ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और अगर केस स्ट्रैटेजिस्ट और आज स्ट्रैटेजिस्ट पर वीडियो चाहिए तो वो भी जरूर कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड, थैंक यू।